गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को हम वृंदा मैम की बुक में फूड एंड न्यूट्रिशन का फूड प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज जो है ये चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिस पर मैंने आपको कुछ थोड़ा मोड़ा बताया था। इसमें मैंने बस इतना बताया था कि फूड प्रिजर्वेशन क्यों क्या आता है या इसका ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसका उद्देश्य क्या है और खाद्य परिरक्षण मतलब इस शब्द का मतलब क्या है। तो परिरक्षण का होता है किसी समय को क्या होता है लॉन्ग टाइम तक रखना, ठीक है। परिरक्षण का मतलब होता है लॉन्ग टाइम तक रखना। इसमें भोजन परिरक्षण है तो खाद्य पदार्थों को लॉन्ग टाइम तक सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, जो विधियां अपनाई जाती हैं वही खाद्य परिरक्षण या कहलाती हैं। और खाद्य परिरक्षण का मतलब होता है कि भोज्य पदार्थों को लॉन्ग टाइम तक सुरक्षित रखना। लेकिन एक बात है, उसकी क्वालिटी में किसी भी प्रकार की कमी नहीं करना, चाहे उसका रूप बदल करके रखा जाए चाहे उसी रूप में भोज्य पदार्थों को रखा जाए लॉन्ग टाइम तक, यही क्या कहलाता है, तो भोजन परिरक्षण कहलाता है, ठीक है। तो चलिए आगे आपको हमने बताया था भोजन के कुछ सिद्धांत बताए थे, जिसके बारे में बताया था एक जगह सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देना है, दूसरी जगह क्या करना उनकी क्रियाशीलता को रोक देना है, तीसरी जगह क्या करना उनसे मतलब उन्हीं से उस सूक्ष्म जीवों से जो अपने भोज्य पदार्थ है उनको दूर रखना है। और किस माध्यम से रखना है, तो टीन में रखकर थैलियों में रखकर मतलब पैक कर देना, हवा न आए, एयर टाइट करने की बात कही। फिर क्या है, भोजन में स्वतः होने वाली क्षति को रोकना है परिरक्षण। जैसे दूध में एंजाइमेटिक क्रिया, दूध होता है ना 2-4 घंटे के बाद स्वतः ही खराब होने लगता है, तो जो उनमें स्वतः खराब होने के कारण रहते हैं उनके भी मतलब चीज़ों को ध्यान में रखकर करना है। वही है कि भोजन में स्वतः होने वाली क्षति को रोकना। नेक्स्ट था भोजन में निहित एंजाइम के को निष्क्रिय करना, ब्लाचिंग और उबालना, यांत्रिक या भौतिक कारणों से होने वाली क्षति को रोकना। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक एक करके, कोई ऐसा पॉइंट नहीं था जो छोड़ा था मैंने, और एक एक करके आपको हर चीज़ें बताई थी। तो चलिए आज इसके आगे बढ़ते हैं। जो कि आपको मैंने ये बताया था, एक ट्रिक आपको मैं बताना भूल गई थी। जीवाणुओं में भोजन नष्ट करने के लिए जीवाणुओं द्वारा एक बोका सांस, ये ट्रिक है हमारी। मैंने ट्रिक बनाया था बस इनको याद रखने के लिए। जैसे ब से क्या बॉटुलिज्म, क से क्या है तो क्लास्ट्रीडियम, स से क्या है तो साल्मोनेला, और एक स से क्या है स्टेफिलोकोक्साई, ठीक है, समूह के। इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रिक बनाया था बोका सांस। आप लोग को भी देख लेना, शायद फायदा मिले। फिर फफूंद के बारे में बताया था, फफूंद कितने टेम्परेचर पे मतलब इन तीव्र गति से विकास करते हैं, तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, ये तीव्र डिग्री से क्या करते हैं, तीव्र मतलब स्थिति से क्या करते हैं तो विकास करते हैं, ठीक है। फिर मैंने खमीर के बारे में बताया था, फर्मेंटेशन की क्रिया, इसके लिए क्या होना चाहिए, तो इसके लिए वहाँ पे वायु की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। फर्मेंटेशन की जो क्रिया होती है वहाँ पे वायु की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए, प्लस पीएच होना चाहिए। और जैसे आपने, और ये किस पे क्रिया करते हैं, तो शर्करा को बदलते हैं, किसमें, तो अल्कोहल में कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल में बदल देते हैं, जब खमीर जो होते हैं कि ईस्ट जो होते हैं, ठीक है। खमीर क्या होता है, उपयुक्त ताप एवं नमी की उपस्थिति में तीव्रता से ये वृद्धि करते हैं। उसके बाद हमने आपको भोजन का स्वतः अपने आप खराब होना, जैसे एंजाइमेटिक क्रिया के बारे में बताए थे। जैसे फल अपने आप काले हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, पिलपिले हो जाते हैं, या कच्चे फल को तोड़ के लाओ पक जाते हैं, तो यही क्या होती है, इनकी एंजाइमेटिक क्रिया होती है जो मतलब बराबर होती रहती है। इसी के कारण क्या होता है, भोजन खराब होते हैं, पकते हैं, सब चीज़ें होती है। जैसे काटे हुए सेब, नाशपाती, आलू आदि में एंजाइमेटिक क्रिया होती है, इनका रंग क्या होता है, भूरा या काला हो जाता है, ठीक है। अगला है यांत्रिक, तो इसमें ब्लाचिंग क्रिया आपको मैंने बताई थी, उबालना और ब्लाचिंग मतलब आप करेंगे तो एंजाइमेटिक क्रिया अपने आप रुक जाएगी, उनके ऊपर ताप का जब प्रभाव पड़ेगा। 1.5 मिनट तक उबालने के बाद रंग परिवर्तन की गति धीमी हो जाती है। यांत्रिक तथा भौतिक कारणों के बारे में बताया था, अगर सही पैकिंग नहीं किए, सही संग्रह नहीं किए तो इन सब चीज़ों को झेलना पड़ता है। आगे आज आपको जानना है खाद्य परिरक्षण की आवश्यकता, जो कि आप देख लीजिए। आप लोगों को दिख रहा होगा, तो देख लीजिए खाद्य परिरक्षण की आवश्यकता क्या होती है। तो भोजन का संग्रह बीज रूप में किया जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। भोजन का संग्रह किसी तरीके के खाद्य परिरक्षण की आवश्यकता, भोजन का संग्रह बीज रूप में किया जाता है। भोजन वर्ष भर उपलब्ध कराना खाद्य परिरक्षण की आवश्यकता होती है, तो क्यों, तो भोज्य वर्ष भर उपलब्ध कराना, जो भोज्य पदार्थ है वो हमको क्या करे, वर्ष भर आसानी से मिल जाए, आराम से खाने के लिए, किसी चीज़ की कमी न महसूस हो, इसके लिए भोज्य पदार्थों को वर्ष भर उपलब्ध कराने के लिए भोजन परिरक्षण किया जाता है। पोषक तत्वों में बढ़ोतरी के लिए, ठीक है, किसके लिए, पोषक तत्वों में बढ़ोतरी के लिए। नेक्स्ट, अभी मैं सारी चीज़ें क्या करूँगी आपको बुक से पूरा पढ़ाऊंगी बढ़िया से। नेक्स्ट है दैनिक आहार में विविधता लाने के लिए भोजन परिरक्षण क्यों किया था। तीसरा पॉइंट इसका क्या दिया, दैनिक आहार में विविधता लाने के लिए। अगला पॉइंट दिया है आर्थिक बचत करने के लिए। जैसे अगर जिस समय जो चीज़ जैसे इस टाइम मटर है, तो मटर इस टाइम क्या होगा, ज़रूर सस्ता होगा, लेकिन जब गर्मियों में मटर नहीं मिलती तो वही मटर, हरी मटर का दाम क्या होता है, बढ़ जाता है। तो
वही चीज़ है कि आर्थिक बचत करने के लिए, अगर आपने उसको स्टोर करके रखा हुआ है तो आप पैसे बचा सकते हैं। मार्केट में पैसा न खर्च करके आप क्या कर सकते हैं, जो स्टोर किए ग्रीन मटर को सुखा के जैसे भी रखे तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोषण स्तर में सुधार लाना। अगला है आपातकाल की स्थिति में भोजन जो परिरक्षण किया जाता है उसका फ़ायदा मिल सकता है। यात्रा प्रवास के समय, मतलब यात्रा वगैरह के समय क्या होता है, इस चीज़ का आप भोजन अगर परिरक्षित किए हैं तो उसका फ़ायदा ले सकते हैं। उस सब ये सब क्या है, कब किया जाता है, उसका पॉइंट टू पॉइंट है, देख लीजिए। नेक्स्ट है भोज्य पदार्थों में सभी लोगों तक पहुँचने में, सबकी पहुँच में आ जाता है भोज्य पदार्थ। रोजगार का अवसर है इसमें। रोजगार का अवसर कैसे, जैसे अचार चटनी मुरब्बा वगैरह बनाना, कोल्ड स्टोरेज वगैरह है, तो क्या है, आप पैसा देके तो कोल्ड स्टोर में अपनी कोई सामान रखते हैं ना, क्योंकि व्यापारिक स्तर पर जो कोल्ड स्टोर, जो फ्रीजिंग, ये सब क्या है, ये व्यापारिक स्तर पर किया जाता है, तो इस सब पे व्यापार का अवसर है। भोजन को रुचिकर एवं स्वादिष्ट बनाना, जैसे अचार चटनी आपने प्रिजर्व करके रखा हुआ है बना करके, तो उस आपने देखिए आम का रूप बदला, आम का रूप बदल के आपने अचार के रूप में उसको रखा, लेकिन साल भर 2 साल 3 साल लोग खाते हैं ना अचारों को, तो खाना स्वादिष्ट रुचिकर लगता है कि बारिश के मौसम में मान लीजिए किसी प्रकार की सब्जी नहीं, क्योंकि सब्जियां क्या होती है बारिश के मौसम में खराब हो जाती हैं, सड़ी मिल जाती है, चाहे जो भी, तो आपने दाल चावल बना लिया, थोड़ा सा अचार ले लिया, खा लिया, क्या हुआ, खाना टेस्टी हो गया आपका। तो यही सब विलासिता के रूप में, विलासिता के रूप में ऐसे है कि जो चीज़ जब नहीं मिलती है तो उसका प्रयोग करके आप मतलब क्या कर सकते हैं, इसी सब को अगर विलासिता के रूप में समय, धन एवं शक्ति की बचत करके। तो आप देख लीजिए इतने सारे पॉइंट हैं भोजन को परिरक्षित करने के, मतलब भोजन की परिरक्षण की आवश्यकता, ये 13 पॉइंट दिया हुआ है जिसके लिए ज़रूरी होती है। चलिए हम बुक से आपको एक एक करके बता देते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है भोजन परिरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो भारत जैसे विकासशील एवं विशाल जनसंख्या वाले देश में भोजन परिरक्षण की महती आवश्यकता है, क्योंकि जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उस गति से भोज्य पदार्थों का उत्पादन नहीं हो रहा है। साथ ही भारत को आए दिन अकाल, बाढ़, सूखा, भूकंप आदि की मार झेलनी पड़ती है। राजस्थान में सूखा एवं अकाल पड़ता है, बिहार में बाढ़, गुजरात में भूकंप तथा उड़ीसा में तूफानी चक्रवात इसके ज्वलंत उदाहरण है। ठीक है, उपरोक्त प्राकृतिक कारणों से खेत में लहलहाते पौधे व फसल नष्ट हो जाते हैं तथा व्यक्ति दाने दाने के बिना भूख के कारण मरने लगता है। इसी तरह भारत के अनेक राज्यों में आए दिन प्राकृतिक विपदाओं का तांडव नृत्य चलते रहता है। अतः ऐसी परिस्थिति में लोगों तक भोजन पहुंचाना नितांत आवश्यक हो जाता है, अन्यथा वे भूखे मर जाते हैं। अतः भविष्य के लिए भोजन संग्रह करना नितांत आवश्यक है। यदि उत्पादन बढ़ा दिए जाए तो तुरंत वितरण करना आवश्यक है, अन्यथा वे सड़ जाएंगे। दूसरी बार फसल को उगाने के लिए भोजन संग्रह आवश्यक है। दूसरी बार मतलब जैसे आपने धान लगा दिया तो फिर धान का चावल बना देते हैं, लेकिन 1-2 बोरा अगर आपको वो चावल पसंद आ रहा उस धान का, तो उसको आप क्या करिए, 1-2 बोरा बीज के रूप में क्या करते हैं, रख देते हैं। जैसे आप गेहूँ खा रहे हैं तो भंडारण करते हैं, क्यों, बीज के रूप में। तो वही चीज़ दिया कि दूसरी बार फसल को उगाने के लिए भी भोजन संग्रह आवश्यक है, ताकि फसल उगाई जा सके। जैसे लहसुन है, पुराने लहसुन को ही तो आप खेत में बोते हैं, ठीक है, तो वही सब चीज़ें, इसके लिए भोजन का संग्रह बीज रूप सीड में किया जाता है। देखिए लिखा है कि भोजन का संग्रह बीज रूप सीड में किया जाता है। भोज्य पदार्थों के परिरक्षण के निम्नांकित कारण है। नंबर 1, वर्ष भर सभी भोज्य पदार्थ उपलब्ध करना, मैंने पॉइंट में आपको दिखा दिया है। टू प्रोवाइड फूड होल ईयर, कई भोज्य पदार्थ जैसे आम, लीची, कटहल, हरी पत्तेदार सब्जियां, आलू, प्याज, अनाज, तिलहन, दलहन आदि की फसल वर्ष भर में एक बार होती है। अतः ऐसे भोज्य पदार्थों को वर्ष भर उपलब्ध कराने हेतु उन्हें संरक्षित करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है पोषण मूल्यों में बढ़ोतरी, फॉर इंक्रीज न्यूट्रिटिव वैल्यू। परिरक्षण द्वारा कई भोज्य पदार्थों के पोषण मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। जैसे हरी पत्तेदार सब्जियों को मौसम के समय में सुखाकर परिरक्षित करने के उपरांत वे मौसम में उन्हें आटे के साथ गूंथ कर रोटी पूड़ी बनाने में क्या होता है, उनके पोषक मूल्यों में वृद्धि हो गई। ठीक है, पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है। जैम, जेली, चटनी, अचार, मुरब्बा तैयार करने भी पौष्टिक तत्वों में वृद्धि की जा सकती है। जैसे आपको कहें जिस टाइम आंवला हो रहा है तो आप कच्चे आंवले का फायदा उठा लीजिए, लेकिन जिस टाइम आंवला नहीं हो रहा है तो आपने मुरब्बा बना लिया तो आपको विटामिन सी मिल रहा है ना उन चीज़ों से। तो वही चीज़ है कि आप पौष्टिक तत्वों का प्राप्त कर सकते हैं परिरक्षित करके। दैनिक आहार में विविधता लाना, दैनिक आहार में विविधता लाना, वेराइटी इन द डेली डाइट। परिरक्षित भोज्य पदार्थों का उपयोग करके दैनिक आहार में विविधता लाई जा सकती है, जिससे खाने की इच्छा में वृद्धि हो जाती है। अचार, चटनी आदि को देखने से मुंह में पानी आने लगता है। अमाशय में अमाशयिक रस का श्रावण होने लगता है, जिससे भूख में बढ़ोतरी हो जाती है। उदाहरणार्थ आम,
फूल गोभी, सेम, कटहल, मेथी आदि सब्जियां एवं फल वर्ष भर उपलब्ध नहीं हो पाते। यदि इन्हें परिरक्षित करके रख लिया जाता है तो बेमौसम में भी इनका उपयोग किया जा सकता है। परिरक्षित भोज्य पदार्थों से भोजन में नयापन एवं जीवंतता आ जाती है। ये भोज्य पदार्थ आहार में विशेष आकर्षण पैदा करते हैं। नेक्स्ट है भोज्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाना, सेव फूड फ्रॉम स्पॉयलेज। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर एक मौसम में हर फल, सब्जी व अन्य भोज्य पदार्थ नहीं उगाए जाते, वे खास मौसम में ही उगते हैं। उस वक्त ये सस्ते भी होते हैं क्योंकि तब इनकी उपज अधिक होती है। आपको पता ही है इस टाइम मटर है, ठीक है, आलू है, इस टाइम इसका सीजन है तो इसकी पैदावार हुई है। तो क्या ये साल भर होगा? तो आप बोलेंगे नहीं। तो इसको स्टोर, इसीलिए कोल्ड स्टोर वगैरह में आलू को रखा जाता है ना, तो ये जब खत्म होता है लोग निकलवा के लाते हैं और यूज़ करते हैं। तो वही चीज़ वो बताया गया कि इस नष्ट होने से बचाने के लिए वे सस्ते भी होते क्योंकि तब इनकी उपज अधिक होती है। यदि इनका उपयोग प्रतिदिन भी किया जाए तो पूरी खपत नहीं हो पाती, अतः वे सड़ने लगते हैं। इन्हें सड़ने से बचाने हेतु तब बेमौसम में इनका स्वाद लेने हेतु इनका परिरक्षण करना आवश्यक है। उदाहरणार्थ सर्दियों में गोभी, मटर, सेम, गाजर, मेथी आदि बहुतायत में मिलते हैं। उस समय क्या होता है, ये सस्ते भी रहते हैं। यदि उन्हें कि उसी समय सुखा कर रख लिया जाए तो उनका उपयोग गर्मियों में या बरसात में कर सकते हैं। नंबर 5वां है आर्थिक बचत करना। परिरक्षित भोजन का उपयोग करके पैसे की बचत की जा सकती है। गर्मियों और बरसात के मौसम में जब सब्जियां और फल महंगे हो जाते हैं, ये बात मैं बताई थी कि क्या होता है, बरसात में सब्जियां महंगी हो जाती हैं, तो आपने जो चीज़ स्टोर की आपको मार्केट में पैसा न दे करके आप अपने घर पे आप उपयोग कर सकते हैं। इनका उपयोग किया जा सकता है। फल अतः बाजार जाकर उन्हीं सब्जी को खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस प्रकार अप्रत्यक्ष आर्थिक बचत होती है, जैसे पापड़, मंगोड़ी, अचार, चटनी, पकौड़ी आदि का उपयोग करके। नेक्स्ट 6 नंबर आता है पोषण स्तर में सुधार लाना, टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल लेवल। अधिकांश धात्री माताएं, गर्भवती मात्राएं तथा 0 से 5 वर्ष तक के बालक कुपोषण के क्या होते शिकार होते। इस चीज को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि धात्री माताओं पे कुपोषण का असर होता है, गर्भवती माताओं पे और 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों पे भी कुपोषण का असर होता है। बच्चों में क्वाशियोरकर और मेरास्मस नामक क्या होता है, दो कुपोषण संबंधित बीमारियां होती हैं, ठीक है। डिब्बे या पैकेटों में बंद भोज्य पदार्थों को जरूरतमंद लोगों तक हेलीकॉप्टर व हवाई जहाज से गिराया जा सकता है, जहां पे क्या हो, कोई तूफान, अकाल आया हो, ये मैं बता रही थी। कुपोषण के शिकार होते हैं। इनके पोषण स्तर में सुधार लाने हेतु प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण तथा कार्बोज से युक्त पोषाहार देना जरूरी होता है। अतः पोषाहार के निर्माण में परिरक्षित भोज्य पदार्थ जैसे दूध का पाउडर, मछली का पाउडर, अंडे का पाउडर ज्यादा उपयोग किया जाता है। सूखे मांस का कीमा, भुना चना, मूंगफली आदि का प्रयोग किया जाता है। इन सबको मिला के आपको माल्ट आहार बनता है ना, मूंगफली वगैरह को। नेक्स्ट 7वां नंबर पे आपातकाल की स्थिति में ड्यूरिंग इमरजेंसी, प्राकृतिक आपदाओं के समय जैसे अकाल आ गया, बाढ़, सूखा, तूफानी चक्रवात, भूकंप, परिरक्षित भोज्य पदार्थों का उपयोग करना आसान होता है। जैसे कहने का मतलब आपने अचार बना के रखा हुआ है, आपके घर के चारों तरफ अचानक से पानी आ गया, बाहर जाके आप सब्जी या कुछ चीज़ें नहीं खरीद सकते, आपने दाल स्टोर करके रखा हुआ है, आपने चावल को भी स्टोर करके रखा हो, तो आप दाल चावल बना के और अचार लेके क्या कर सकते हैं, अपने खाने को स्वादिष्ट बना सकते हैं ना। तो वही चीज़ है कि मतलब इस टाइम जो परिरक्षित भोज्य पदार्थ होते हैं आपको बहुत ही तरह से आपके मतलब जीवन को आसान बना देते हैं कि क्या खाया जा, कैसे खाया जा, क्योंकि खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे। तो ये चीज़ दिया है कि डिब्बों या पैकेटों में बंद भोजन को जरूरतमंद लोगों तक हेलीकॉप्टर व हवाई जहाज से गिराया जा सकता है, जिससे लोगों की भोजन संबंधी तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। नंबर 8 है यात्रा प्रवास के समय ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। आपको पता है ट्रैवलिंग के समय क्या अपने साथ चीज़ों को ले जा सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। अगला है भोज्य पदार्थों को सभी लोगों तक पहुंचाना, तो इसके लिए भी क्या कहता है, प्रिजर्वेशन किया जाता है। रोजगार का अवसर है इसमें, विभिन्न प्रकार की चीज़ों को क्या कहता है करने के बाद, जैसे देखिए वैसे विभिन्न चीज़ों की क्या होती, खाद्य परिरक्षण संबंधी व्यवसाय अपनाकर धन कमाया जा सकता है। फैक्ट्री, उद्योग, स्वयंसेवी संस्था आदि खोलकर दूसरे व्यक्ति को भी रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकता है। भोजन को रुचिकर एवं स्वादिष्ट बनाना, तो देखिए जैसे जैम, जेली, चटनी, अचार आदि को आप बनाते हैं तो किससे बनाते हो, फलों के गूदे से बनाते हो। अचार कब बनाते हो, तो फलों को काट काट के छोटे छोटे करके नमक और तेल के बीच रख के फिर मसाले मिला के आप अचार बनाते हो। तो ये सब क्या होता है, इस भोजन को स्वादिष्ट और रुचिकर बनाता है, मतलब खाने के लिए बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। विलासिता के रूप में कई परिरक्षित भोज्य पदार्थ विलासिता के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे जैम, जेली, सिक्वेस्ट, मतलब सब लोग नहीं खा सकता, मतलब होता नहीं विलासी लग्जरी लाइफ जो जीते वो ये सब चीज़ों का उपयोग करते हैं। वही बात कह रहा, मुरब्बा, मामले बाड़ी, परंतु इन भोज्य पदार्थों का उपयोग केवल धनी वर्ग के लोग ही कर पाते। मध्यम उच्च वर्गीय लोग कभी कभी इनका उपयोग कर लेते हैं। समय, धन एवं शक्ति की बचत के लिए, टू सेव टाइम, मनी
एंड एनर्जी। भोजन को क्रय करने हेतु व्यक्ति को बाजार जाना पड़ता है तथा दुकान से सामग्री क्रय करनी पड़ती है। यदि दुकान में भीड़ भाड़ है तो उसे अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। समझ रहे हैं, यही सब चीज़ें। जैसे यदि गेहूं फसल के समय खरीदा जाता है, थोक विक्रेता से खरीदा जाता है, मतलब अगर आपने जब गेहूं का समय है तो आपने जो विक्रेता है डायरेक्ट उससे थोक के दाम पे खरीद लिया तो आपको क्या होगा, आपका समय भी बचेगा, ठीक है, आपका धन भी बचेगा और रोज मार्केट का जो 1-2 किलो का चक्कर है वो भी खत्म हो जाएगा। तो वही 13 पॉइंट यहाँ पे हो गए। नेक्स्ट है खाद्य परिरक्षण की विधियां, देख लीजिए। खाद्य परिरक्षण की कौन कौन सी विधियों का उपयोग करते हैं। आप अभी तक आपने बस इतना जाना कि खाद्य परिरक्षण होता क्या है, फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, फिर आपने ये जाना कि इसके सिद्धांत क्या है। तो 6 सिद्धांत हमने आपको बताए। पहला क्या बताया, मतलब जो ये सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करके, सूक्ष्म जीवाणुओं को गा करके, मतलब उनके विकास, उनकी क्रियाशीलता को रोक कर, सूक्ष्म जीवाणुओं से भोजन को दूर रख के, फिर क्या करके परिरक्षित करके, फिर एक बताया था कि जो ब्लाचिंग और उबालने वाली प्रोसेस है ये करके, यांत्रिक वाला कारण कि यांत्रिक और रासायनिक तरीके से कि भोजन को रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये 6 कारण हम आपको सिद्धांत बताए थे। उसके बाद इनकी जरूरत क्यों पड़ती, तो उसमें आपने हमको 13 पॉइंट आपको हम बताए थे। नेक्स्ट आता है खाद्य परिरक्षण की विधियां, मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है। देख लीजिए इसमें कौन कौन सी विधियां आती हैं। खाद्य पदार्थों को लंबे काल, यही सबसे इंपॉर्टेंट है खाद्य परिरक्षण की विधियां, इसको ध्यान से देखिएगा। खाद्य पदार्थों को लंबे काल अवधि तक संग्रह करके रखना आवश्यक होता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर तथा भविष्य में इसका उपयोग किया जा सके। वैसे तो भिन्न भिन्न लेखकों ने खाद्य परिरक्षण की कई विधियां बताई हैं, परंतु अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से खाद्य परिरक्षण की विधियों को मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में, 4 वर्गों में खाद्य परिरक्षण मेथड है। फूड प्रिजर्वेशन की 4 मेथड्स हैं जिनमें इनको विभक्त किया गया। पहला देख लीजिए जिसमें कहा गया कि अरोगाणुता की विधियां, मेथड ऑफ एसेप्सीज, ठीक। दूसरा है भौतिक विधियां, फिजिकल मेथड। तीसरा क्या है, रासायनिक विधियां, केमिकल मेथड। और चौथा क्या है, किंडवन या खमीरीकरण की विधियां, जिसे फर्मेंटेशन मेथड कहते हैं। आपको कितनी विधियां पढ़नी है, तो 4 पढ़नी है। पहला क्या, तो आप बताएंगे एसेप्सीज का मेथड जिसे अरोगाणुता की विधियां कहते हैं। दूसरा क्या, तो फिजिकल। तीसरा केमिकल और चौथा फर्मेंटेशन के द्वारा। ये 4 प्रकार की विधियों के द्वारा क्या किया जाता है, तो खाद्य पदार्थों को परिरक्षित किया जाता है, ठीक है। तो पहला चलिए पढ़ते हैं हम, कौन सा, तो आप बताएंगे मैम अरोगाणुता की विधियां, मेथड ऑफ एसएफसीज, यही बताइए। तो यही बताते क्योंकि पॉइंट इसी में पहला है। भोज्य पदार्थों के खराब होने एवं सड़ने का मुख्य कारण इनमें सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रवेश होता है। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जब उनके अकॉर्डिंग उनको क्या मिलता है, अपना मतलब सर्वाइव करने का या बढ़ने का, जब उनको अपने टेम्परेचर मिलता है या मौसम उनके अकॉर्डिंग उनको मिलता है जिसमें वो क्या करते हैं, फल फूल सकते हैं, मतलब बढ़ सकते हैं, तो क्या करते हैं, वो बढ़ जाते हैं। जैसे क्या होता है, ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, ये ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। हवा की उपस्थिति में कह सकते हैं। आगे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, वे भोजन में प्रवेश करके उसे दूषित, संक्रमित, विषैला एवं जहरीला बना देते हैं, जिसके कारण भोजन कुछ ही दिनों में सड़कर गलकर व्यर्थ हो जाता है। अरोगाणु मतलब एसेप्सीज, वायु विलोपन, ठीक है। अरोगाणु की विधि के द्वारा भोज्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोका जा सकता है। यदि भोजन में सूक्ष्म जीव प्रवेश भी कर गए हैं तो उनकी क्रियाशीलता नष्ट कर दी जाती है। प्रकृति भी इस विधि द्वारा अनेकों भोज्य पदार्थों का संरक्षण करती है, जैसे केला, नारंगी, नारियल, नींबू, अखरोट, मूंगफली, लीची, पिस्ता, चना, सेम आदि का बाहरी आवरण या छिलका खोल जो सूक्ष्म जीवों को प्रवेश करने से रोकता है। जैसे मूंगफली पे जो पीनट होता है उसके ऊपर देखते हैं कितना हार्ड सा, देखिए कितना हार्ड सा उसका स्कैल्प होता है, जो उसके ऊपर छिलका होता है, ठीक है। नारियल के ऊपर देख लीजिए कितना भारी से फोड़ो तो फूटता नहीं, मार दो सर फूट जाएगा, ठीक है। अखरोट वगैरह के ऊपर देख लीजिए वो ऐसे ही रहता है। तो ये प्रकृति के द्वारा क्या है, और रोगाणुओं से बचाने की इनकी विधि है, ठीक है। हमारे देश में कोल्ड स्टोरेज के अभाव तथा संग्रह करने की समुचित विधियों का ज्ञान न होने से प्रतिवर्ष 25 से 30% खाद्य पदार्थ चूहों, कीट, घुन के भेंट चढ़ जाते। कितने प्रतिशत, 25 से 30%। इस चीज को याद रखिएगा। चूहे न केवल अनाज को खाते हैं बल्कि उन्हें अपना बीड्स, मतलब उनके जो पॉटी होती है, जो गंदगी निकालते हैं, बीड्स, बाल भी छोड़ देते हैं। साथ ही चूहे प्लेग रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव के वाहक भी होते हैं। मक्खी मच्छर भी वाहक ही हैं। चूहे जितना अनाज को खाते नहीं उससे कहीं अधिक कुतर कुतर कर बर्बाद कर देते हैं। इन सब कारणों से खाद्य पदार्थ खाने योग्य नहीं रह जाता। व्यापारिक स्तर पर भी अनाज काफी मात्रा में सड़ गल कर व्यर्थ हो जाते हैं, जिन्हें अंततः समुद्र में फेंकना पड़ता है, अन्यथा अन्य विधियों के द्वारा नष्ट करना पड़ता है।
सेब, केला, आम, लीची, अंगूर, अमरूद, नींबू, संतरा आदि फलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिक्री हेतु ले जाना पड़ता है। इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में 2 दिन से 1 सप्ताह, कभी कभी 2 सप्ताह का भी समय लग जाता है। यदि इन्हें ठीक प्रकार से संग्रहित करके नहीं भेजा जाए तो खाद्य पदार्थ रास्ते में ही सड़ गल कर व्यर्थ हो जाते हैं। और क्या होता है, रासायनिक पदार्थ का फलों पर क्या रासायनिक पदार्थ का लेपन किया जाता है सूक्ष्म जीव पर। तभी देखिए एप्पल हम लोग लेते तो कितना ब्लैक एकदम रेड रेड सा क्या होता है, बिल्कुल चमकता रहता है, जैसे लगता है कुछ तेल वगैरह लगा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको छिल के खाते हैं। मन में ये रहता है कि क्या होगा, इस पर केमिकल वगैरह लगा होगा, इसलिए ऐसा मतलब एक होता है। देखिए लिखा कि क्या होता है, रासायनिक लेपन हुआ रहता है। ठीक है। पकी हुई सब्जियां अन्य खाद्य पदार्थ, दूध, दही, चावल, रोटी आदि को भी ढककर रखा जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म जीव एवं कीड़े मकोड़ों के प्रवेश को रोकना होता है। हल्दी, मिर्च, मसाले, पापड़, आटा, दलिया, अन्य सभी भोज्य पदार्थ को डिब्बों, टीनों, पॉलीथीन बैग में रखकर रखाते ही क्या है, उसकी पहुंच से दूर सूक्ष्म जो जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनकी पहुंच से दूर करने के लिए क्या किया था, पॉलिथीन या बैग में बंद कर दिया जाता है। क्यों, मतलब हवा के माध्यम से न पहुंचे न प्रवेश कर पाएंगे, ताकि इनमें सूक्ष्मजीव, लार्वा एवं कीट आदि प्रवेश नहीं कर पाए, तथा वे सुरक्षित रहे। अरोगाणुता की विधियों में वायु का विलोपन, यही वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अरोगाणुता की विधियों में वायु का विलोपन द्वारा भी भोजन को परिरक्षित किया जाता है। अब देखिए वायु का विलोपन क्या होता है, मतलब वायु को विलुप्त कर देना, हटा देना, उसमें किसी भी प्रकार, उसको कौन सी कंडीशन कहते हैं, एनारोबिक कंडीशन कहते हैं, जिसमें वायु का विलोपन रहता है। ठीक है। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि, विकास, गतिशील एवं सक्रियता के लिए हवा O2 नितांत आवश्यक है, मतलब ऑक्सीजन सूक्ष्म जीवों के विकास के लिए, उनको सक्रिय होने के लिए, उनको गतिशील होने के लिए, मतलब उनको फलने फूलने के लिए ऑक्सीजन क्या होती है, जरूरी है। हमें भी जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे उन सूक्ष्म जीवों को भी जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। हवा के बिना सूक्ष्म जीव या तो मर जाते हैं या निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है। ये कौन सी कंडीशन, एनारोबिक कंडीशन, याद रखिएगा। वायु का विलोपन कौन सा कंडीशन, एनारोबिक कंडीशन। अतः वायु के पूर्ण विलोपन विधि द्वारा भोज्य पदार्थों को संग्रहित किया जाता है, जैसे जैम, जेली, अचार, मुरब्बा, शरबत, स्क्वैश, मार्मलेड आदि पैक करके पूर्व उनमें वायु का पूर्णतः विलोपन कर दिया था। याद रखिएगा एनारोबिक कंडीशन द्वारा किस चीज़ों को प्रिजर्व किया जाता है, तो जैम को, अचार को, मुरब्बा, शरबत, सिक्वेस, मार्मलेड भी, जैम जेली की तरह मार्मलेड भी बनता है, एक दिन मैंने आप लोग को बताया था। मार्मलेड आदि को पैक करके पूर्व उनमें से वायु का क्या कहता है, विलोपन कर दिया था, मतलब वायु को बिल्कुल सील पैक कर दिया था, वायु किसी प्रकार के उसके अंदर प्रवेश न कर पाए। वायु नहीं प्रवेश करेगी तो अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ये अगर सूक्ष्मजीव पहुंच गए तो वो एक्टिव नहीं हो पाएंगे, अगर नहीं पहुंचे तो उनका विकास नहीं हो पाएगा। बोतलों या डिब्बों के ऊपर मोम की परत चढ़ा दी जाती है, ध्यान रखिएगा, बोतलों या डिब्बों के ऊपर मोम की परत चढ़ा दी जाती है तथा उन्हें अच्छी तरह से सील कर दिया जाता है ताकि सूक्ष्म जीव उसमें प्रवेश नहीं कर सके। मोम की परत चढ़ जाने से वायु का प्रवेश बोतल या डिब्बे में बिल्कुल भी नहीं होता। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है कि मोम का प्रयोग बोतलों पर लगाने का क्या मतलब है, क्योंकि मोम का प्रयोग, अगर मोम को उस बोतल पे लगा दिया जाएगा जिसमें जैम, जेली इत्यादि को पैक किया गया, तो इसके मोम के प्रयोग से क्या होगा, वायु के द्वारा बोतल के डिब्बे में वो बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे, वायु बिल्कुल भी बोतल में प्रवेश नहीं कर पाएगी। इस कारण सूक्ष्मजीव भोजन के भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे तथा भोजन लंबे समय तक संरक्षित रह पाएगा। ठीक है। दूसरा है भौतिक विधियां। अभी तक आपने क्या देखा, अरोगाणुकता की विधियां, मेथड ऑफ एसेप्सिस। एसेप्सिस का मतलब होता है कि मतलब वायु का विलोपन। ठीक है। इसे एनारोबिक कंडीशन भी कहते हैं, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति कैसे की जाए, तो पहली बात तो इनको किसी बॉटल में क्या किया जाए, पैक किया जाए। ठीक है। जैम, जेली, अचार जिसपे पैक किया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर मोम की परत चढ़ा दी जाए जो बिल्कुल भी हवा को प्रवेश नहीं करने देगा। अब तक आपने बस ये पढ़ा। अब आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, भौतिक विधियां पढ़ने जा रहे हैं। नंबर 2 है भौतिक विधियां, फिजिकल मेथड। ठीक है। इसमें क्या होगा, मशीन का उपयोग होगा। ठीक है। मशीन का, विभिन्न प्रकार की इन चीजों का, इसमें क्या था, बस वायु को विलुप्त किया गया था। तो देखिए भौतिक विधियां में क्या होगा, फिजिकल मेथड, भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर खाद्य परिरक्षण हेतु कई विधियां विकसित की गई जिन्हें भौतिक विधियां कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, भौतिक विधियां में किसके सिद्धांत का प्रयोग किया था, तो भौतिक विज्ञान के सिद्धांत का। ठीक है। भौतिक विज्ञान के सिद्धांत के आधार पर खाद्य परिरक्षण हेतु विधियां विकसित की गई हैं जिन्हें भौतिक विधियां, फिजिकल मेथड कहते हैं। भौतिक विधियों के अंतर्गत निम्न विधियां आती है। देखिए ये सब विधियां जो प्रसिद्ध है, नियमीकरण, रेफ्रिजरेट, ये सब किसके अंतर्गत आती है, एक मशीन है ना, तो हम कहते हैं ना भौतिक
फिजिक्स के फार्मूले लगते हैं, एथोड कैथोड ये सब जो होता है, तो वही चीज़ है कि भौतिक विधियां, भौतिक सिद्धांतों का प्रयोग करके जो खाद्य परीक्षण किया था उसे भौतिक विधियां कहते हैं। इसमें मशीनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। केमिकल आएगा तो उसमें रसायनों का प्रयोग किया जाता है। ये सब चीज़ छोटी छोटी क्या होता है, पॉइंट को पकड़ने का तरीका होता है। तो भौतिक विधियां में क्या आएगा, पहला प्रशीतन विधि, जिसे क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेटर मेथड। रेफ्रिजरेटर मेथड जैसे हम जो यूज़ करते हैं ना, तो व्यापारिक स्तर पर जो चीज़ें यूज होती है वो बड़े लेवल बड़े चीज़ों में होती है। दूसरा हिमीकरण विधि, फ्रीजिंग मेथड। पहला क्या देखा आपने, रेफ्रिजरेटर मेथड, मतलब रेफ्रिजरेटर मेथड। दूसरा क्या देखा, हिमीकरण विधि जिसे फ्रीजिंग मेथड कहते हैं। तीसरा क्या है, गैस संग्रहार, गैस स्टोरेज। चौथा क्या है, शुष्क हिमीकरण विधि, ड्राई फ्रीजिंग मेथड। अगला है निर्जलीकरण विधि, डिहाइड्रेशन विधि, मतलब जिसमें से पानी, किसी भी चीज़ में से पानी बिल्कुल निकाल दिया था। जैसे आप आलू का चिप्स बनाते हो तो क्या करते हो, पहले उबालते हो फिर उसको धूप में सुखाते हो। पापड़ बनाते हो तो क्या करते हो, उसमें से पानी निकाल देते हो। तो इसीलिए क्या होता है, निर्जलीकरण विधि, डिहाइड्रेशन मेथड। तो ये अगला 6 नंबर क्या, उच्च ताप का प्रयोग करके। 7वां है नमी निष्कासित विधि। 8वां है विसंक्रमण विधि। 9वां है डिब्बा बंदी, बोतल बंदी। और 10वां है विकिरण विधि। ऐसे आपके पास कितने पॉइंट, 10 पॉइंट पढ़ने हैं। आपने एक देखा था फ्रीजिंग में क्या रेफ्रिजरेटर मेथड। दूसरा आपने अभी क्या देख रहे हैं, फ्रीजिंग मेथड। फ्रीजिंग मेथड के अंतर्गत मैं आपको इसको बहुत बढ़िया से बताऊंगी कल, आज बस इतना ही, लेकिन पहले इसको समझा देती हूँ। हिमीकरण विधि जो फ्रीजिंग मेथड होता है वो गहरी हिमीभूत, मतलब डीप फ्रीजिंग। कोल्ड स्टोर, फ्रीज का मतलब क्या, ठंडा, जो फ्रीज कर दे, ठंडा जमने की स्थिति जो होती है, ठीक है। तो ये डीप फ्रीजिंग, कोल्ड स्टोरेज। चिल मतलब क्या होता है, ठंडा होता है। चिल स्टोरेज, सेलार स्टोरेज। इसके अंतर्गत कितना, 4, डीप, कोल्ड, चिल और सेलार। क्या, डीप, कोल्ड, चिल, सेलार। डीप, कोल्ड, चिल, सेलार, 4 क्या आते हैं, तो फ्रीजिंग मेथड के अंतर्गत आते हैं। गैस शुष्क हिमीकरण, निर्जलीकरण के अंदर 2 में कुछ नहीं है। निर्जलीकरण में, निर्जली का मतलब डिहाइड्रेशन, चाहे जैसे धूप में सुखाकर, सन ड्राइंग द्वारा, शक्कर तथा नमक का प्रयोग करके, ठीक है। जैसे आप क्या होते हैं, अचार वगैरह को परिरक्षित करने का काम करते हैं, निर्जलीकरण करके। फिर व्यापारिक स्तर पर निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन एट कमर्शियल लेवल, ठीक। और झाग चटाई शुष्क विधि द्वारा, फॉर्म मैट ड्राइंग मेथड। अगला आता है उच्च ताप का प्रयोग करके, मतलब हाई टेम्परेचर दे करके, जिसमें क्या किया जाता है, चीज़ों को प्रिजर्व करने का मेथड। जैसे पाश्चुरीकरण, दूध पे किया जाता है ना पाश्चुरीकरण प्रक्रिया, जिसको क्या होता है, हीट टेम्परेचर, HTST होता है हाई टेम्परेचर, शॉर्ट टाइम, LTLT होता है लो टेम्परेचर, लॉन्ग टाइम। ये सब किसके अंतर्गत आता है, तो पाश्चुरीकरण के अंतर्गत। किस चीज़ को पाश्चुरीकृत किया जाता है, दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है। 100 डिग्री ताप का प्रयोग करके, टेम्परेचर नहीं 100 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग वाटर, ताप मतलब बॉयल करके, किसी चीज़ को उबाल करके, ठीक है। जैसे हमने ब्लाचिंग बताया आपको, उबालने की विधि हो गई। इससे भी हो सकता है पाश्चुरीकरण हो गया, इसमें ताप का प्रयोग किया जा रहा है। 100 डिग्री सेल्सियस से ताप, अधिक ताप पर, 100 डिग्री पे, 100 डिग्री से अधिक पे, और पाश्चुरीकरण मतलब 100 डिग्री से कम पर, ठीक है। इसमें 71, 61 डिग्री सेल्सियस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वैसे 145 डिग्री फ़ारेनहाइट और एक में 161 डिग्री फ़ारेनहाइट का प्रयोग किया जाता है। अगर फ़ारेनहाइट में होगा और अगर सेल्सियस में होगा तो 61 और 71 होता है। अगला है प्रशीतन विधि। कल मैं एक एक करके इसको बकायदे क्या करूँगी, नोट से और कॉपी पे एक एक करके लिख के बताऊँगी, आप लोग को घिसपिच ना होने पाए, आराम आराम से समझिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम में आएगा जरूर, ज़्यादा नहीं है तो थोड़ा, बस एक बार अगर समझ रहे हैं तो हमेशा याद हो जाएगा। तो कल मैं आपको क्या करूँगी, सारे मेथड को एक एक करके बारी बारी से समझाऊँगी, ठीक है। दोहराऊँगी, समझाऊँगी, जब तक आपको नहीं समझ में आएगा तब तक आपको सरल से सरल भाषा में इन चीज़ों को मैं बताऊँगी। अब तक तो इतना समझ गए होंगे कि फिजिकल मेथड मतलब जिसमें भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग किया जा रहा है। अरोगाणुकता आपने पहला पढ़ा था, फूड प्रिजर्व करने का। तो अरोगाणुकता का मतलब क्या होता है, एनारोबिक कंडीशन, जिसमें से आपने हवा को हटा दिया, हवा को बिल्कुल प्रवेश नहीं हुआ। जैम, जेली, मार्मलेड, सिक्वेस वगैरह जो रखते हैं बॉटल में, हाँ, मोम लगा दिया, एकदम नहीं प्रवेश किया। दूसरा आपने क्या पढ़ा, फिजिक्स मतलब फिजिकल मेथड आप पढ़ रहे हैं, उसमें फिजिक्स के सिद्धांतों का प्रयोग करके बताया जाता है। उसमें आपने क्या पढ़ा, तो पहला आपने देखा रेफ्रिजरेटर मेथड, दूसरा आपने देखा हिमीकरण। हिमीकरण के अंदर आपने 4 देखा, एक क्या देखा, डीप, एक कोल्ड, एक चिल और एक क्या, सेलार, ठीक है। फिर आपने गैस देखा, फिर शुष्क देखा, फिर निर्जलीकरण, वो भी आपने देख लिया। धूप के द्वारा शक्कर का प्रयोग करके, वही धूप का द्वारा या मतलब डिहाइड्रेशन व्यापारिक स्तर पे। झाग चटाई विधि, फिर उच्च ताप का प्रयोग करके, आप समझ रहे हो, उच्च ताप का प्रयोग करके दूध को पास्चुराइज किया जाता है, उच्च ताप पे बॉइलिंग किया जाता है, उच्च ताप पे ब्लाचिंग किया जाता है। तो पास्चुराइजेशन के लिए 100 डिग्री से कम तापक्रम रहता है। कुछ होगा जो 100 डिग्री पे बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है, कुछ इससे भी ऊपर टेम्परेचर हो,
नमी निकाल कर विभिन्न संक्रमण विधि, डिब्बा बंद या बोतल जिसे क्या कहते हैं कैनिंग एंड बॉटलिंग कहते हैं, और विकिरण विधि। 10 आपको पढ़ना है फूड प्रिजर्वेशन करने की मेथड में, विधियों में। इसमें आप देखेंगे कौन से कितने टेम्परेचर पर किन चीज़ में किस चीज़ को प्रयोग किया है, किस चीज़ पर चीज़ पनीर अंडे को कितने फ़ारेनहाइट पे सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। ताज़ी सब्जियों को कितने फ़ारेनहाइट पे सुरक्षित रख सकते हैं। प्रशीतन विधि में कितना टेम्परेचर रहता है, तो 4 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या रहता है टेम्परेचर रहता है, सेंटीग्रेड भी कहते हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ टेम्परेचर है जिनको मैं क्या करूँगी बाकायदे खाका बना के एक डायग्राम के माध्यम से आपको एक एक करके समझाऊंगी, घिचपिच नहीं होने पाए, क्योंकि बुक देखिए बिल्कुल घिचपिच है एकदम। थोड़ा समझने के लिए माइंड जो बिगनर है उनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते। आप लोग को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर।